According to all laws of aviation, the bee should not be able to fly because its wings are too small to lift the fat body off the ground, but the bee flies anyway because the bee doesn't care about the human or what human thinks is impossible, right? So ये जो कोट है इसका मतलब क्या है कि एक बी सारे लॉज ऑफ एरोडायनामिक्स या लॉज ऑफ एविएशन के हिसाब से उड़ना उसका पॉसिबल नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके विंग्स बहुत छोटे होते हैं और उसकी बॉडी के कंपैरिजन में विंग्स बहुत छोटे होते हैं और वो उसका वेट नहीं उठा सकते हैं, बट बी क्या करती है, इट फ्लाइज एनीवे बिकॉज क्यों क्यों ऐसा पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि बी को फर्क नहीं पड़ता कि ह्यूमन क्या सोचते हैं कि ये इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है। इट डज इट्स ओन जॉब, राइट? ये मैंने कोट सुना था पीटर डिंकलेज, जो जिन्होंने टिरियन लैनिस्टर का भी रोल प्ले किया था गेम ऑफ थ्रोन्स में। उन्होंने एक अवार्ड सेरेमनी में ऐसा बोला था। नाउ इसका ये जो क्रक्स है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स इट स्टेड विद मी। कितना अपने आप में छोटी सी बात है बट कितना बड़ा वेटेज रखती है ना। हम दूसरों के हिसाब से दूसरे सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, वो अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, बट उसके कारण हम अपने आप को क्यों लिमिट करते हैं? व्हाई शुड वी लिमिट ourselves because the other things is impossible, like it is impossible, we shouldn't do that, right? जब भी आप थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स काम करने की कोशिश करोगे जो सोसाइटी के सो कॉल्ड नॉर्म से थोड़ा सा बाहर है, जैसे आपने ट्रेडिशनल करियर के अलावा कुछ और पाथ चूज करा, बीइंग अ ट्रेडर इज वन ऑफ देम, तो सोसाइटी ऑल ऑफ अ सडन इट विल मेक इट अ बिग डील। वो बोलेंगे कि नहीं, इसमें आपको नहीं मिल सकती सक्सेस या ये पॉसिबल ही नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज दे हैवंट अचीव्ड इट, राइट? बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर in your mind, in your belief system, that you are made for this and you will do it anyway. All right, so on this positive note, let's just start our today's session or this video, in which we are going to cover a brief comparison of technical analysis in stocks and futures. ठीक है, तो ये हमारी ongoing series बिगिनर टू एडवांस सीरीज का पार्ट है, फोर्थ पार्ट है टू बी वेरी प्रिसाइज। ये टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है जिसको बाइबल ऑफ ट्रेडिंग भी बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम बिगिनर टू एडवांस सीख रहे हैं और लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक इटसेल्फ, a brief comparison of technical analysis in stocks and future. A question often asked is whether technical analysis as applied to future is the same as the stock market. द आंसर इज बोथ यस एंड नो। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो टेक्निकल एनालिसिस हम फ्यूचर में अप्लाई करते हैं उसको सेम तरीके से क्या हम स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर ऑथर बोल रहे हैं कि हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों, समझते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल्स आर द सेम बट देयर आर some significant differences. What are the differences? The principle of technical analysis was were first applied to stock market forecasting and only later adopted to future. स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट से ही हुई थी, बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन या फ्यूचर पे टू बी वेरी प्रिसाइज शिफ्ट किया गया था टेक्निकल एनालिसिस को। most of the basic tools जैसे bar charts, points and figure charts, price patterns, volume, trend lines, moving averages and oscillators for example are used in both areas, like stock में भी use हो सकते हैं और futures में भी हम इन सारी चीज़ों को use कर सकते हैं। Anyone who has learned these concepts in either stocks or future wouldn't have too much trouble making the adjustment to the other side। जैसे मान लो किसी ने एक तरफ ये सीखा हुआ है, जैसे किसी ने स्टॉक में ये सारी चीज़ें अप्लाई करना सीखा हुआ है, तो अगर वो फ्यूचर में भी अप्लाई करना चाहेगा तो वो आराम से अप्लाई कर सकता है टेक्निकल एनालिसिस को। एंड इट गोज अदर वे अराउंड एज वेल, जैसे किसी ने अगर फ्यूचर में सीखा है तो वो स्टॉक्स में भी कर सकता है। हाउएवर there are some general differences, some general areas of difference having more to do with the different nature of stocks and future than with the actual tools itself. Okay, now pricing structure की हम बात करते हैं। The pricing structure in future is much more complicated than in stocks. जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर होता है ना वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टॉक्स के कंपैरिजन में। ईच कमोडिटी इज कोटेड इन डिफरेंट यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स। ग्रेन मार्केट फॉर एग्जांपल आर कोटेड इन सेंट्स पर ब्यूजल, लाइव स्टॉक मार्केट्स इन सेंट्स पर पाउंड। यहाँ पे बोल बताने चाह रहे हैं कि अलग अलग यूनिट्स पे हम डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी मार्केट को, इसीलिए ट्रिकी है फ्यूचर मार्केट में स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में ये टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना। द प्राइसिंग स्ट्रक्चर इन फ्यूचर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इन स्टॉक मार्केट और stocks, right? Grain market, for example, are quoted in cents per bushel, livestock market in cents per pound, gold and silver in dollar per ounce, and interest rate in basic points.
The trader must learn the contract details of each market, which exchange it is traded on, how each contract is quoted, what is the maximum and minimum price increment are, and what these price increment are worth. तो basic understanding आपको होनी चाहिए कि जिस भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें कौन सी यूनिट यूज हो रही है, ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। ठीक है। लाइव लिमिटेड लाइफ स्पैन, अनलाइक स्टॉक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैव एक्सपायरेशन डेट्स। A March 1999 ट्रेजरी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल एक्सपायर्स इन मार्च ऑफ 1999। जैसे आप बहुत कॉमन सुनते होगे ना कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है। एक टाइम पे पहले हर दिन किसी अलग अलग इंडेक्स की एक्सपायरी हुआ करती थी, बट बाद में फिर चेंज हो गया। ठीक है, फॉर गुड ऑब्वियसली, ताकि स्पेक्यूलेशन वगैरह जो एज अ गैमलिंग यूज किया जाता है ट्रेडिंग को, उसको कम करा जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया था, जिसके अपने प्रोज और कॉन्स हैं। ठीक है, उस पर हम कभी बाद में, या आप लोग बोलोगे तो हम डिटेल में कोई दूसरी वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे वो चीज़ को। बट हाँ, जनरली जैसे आपने सुना होगा ना कि आज इसकी एक्सपायरी है, कल उसकी एक्सपायरी है, एक फिक्स डे ऑफ द वीक में एक चीज़ की एक्सपायरी होती है, और वैसे ही मंथली बेसिस पे भी एक्सपायरी होती है। तो इसका मतलब है क्या, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उनकी एक फिक्स एक्सपायरेशन डेट होती है, यानी कि वो तब तक ही एग्जिस्ट करेंगे और उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मार्च 1999 के ट्रेजरी बॉन्ड का एग्जांपल दिया हुआ है, तो वो मार्च 1999 तक ही था, उसके बाद वो एक्सपायर हो गया, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। द टिपिकल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड्स फॉर अबाउट अ ईयर एंड हाफ बिफोर एक्सपायरेशन। ठीक है। देयरफॉर एट any one time at least a half dozen different contracts months are ट्रेडिंग इन द सेम कमोडिटी एट द सेम टाइम। अब इंडियन मार्केट से आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, बट जनरल आइडिया आप यहाँ पे ग्रैस्प करने की कोशिश करना कि ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, क्रक्स लेने की कोशिश करना। द ट्रेडर मस्ट नो विच कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड एंड विच वंस टू अवॉइड, दैट्स द क्रक्स। ट्रेडर को पता होना चाहिए कि कौन सा मार्केट उसको सूट करता है और कौन से को उसने ट्रेड करना है और कौन से को उसने अवॉइड करना है, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन प्रेफरेंस। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च आपने करनी पड़ेगी कौन सा आपको ज़्यादा सूट होता है। जैसे सेंसेक्स और निफ्टी का ही मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो सेंसेक्स में जो लॉट साइज होता है, एक लॉट साइज यानी कि उसके अंदर कितने शेयर हैं, वो निफ्टी में अलग होता है और सेंसेक्स में अलग होता है। सेंसेक्स में जैसे 20 शेयर का एक लॉट होता है, बट निफ्टी में 65, लास्ट टाइम पे वो 65 शेयर का एक लॉट था। तो यानी कि आपने निफ्टी में अगर बाई करना है, एटलीस्ट एक लॉट भी बाई करना है, तो आपने 65 शेयर खरीदने पड़ेंगे, उससे कम में पॉसिबल नहीं है। बट सेंसेक्स में वो 20 में हो जाता है, तो इसलिए जो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है अलग अलग मार्केट में, उसका आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज एक्सप्लेन लेटर इन द बुक। द लिमिटेड लाइफ फीचर causes some problems for longer range price forecasting. It necessitates the continuing need for obtaining new charts once old contracts stop trading. जैसी किसी की एक्सपायरी आ जाएगी तो आपने दोबारा से चार्ट बनाने पड़ेंगे, नए चार्ट आपने नहीं बनाने पड़ेंगे, बेसिकली वो आजकल तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। बट पुराने चार्ट चले जाएंगे, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर। द चार्ट ऑफ एन एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट इजंट ऑफ मच यूज, फिर वो जो एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसका चार्ट आपके लिए किसी काम का है नहीं। न्यू चार्ट्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड फॉर द न्यूअर कॉन्ट्रैक्ट्स along with their own technical indicators. This constant rotation makes the maintenance of an ongoing chart library a good deal more difficult. For computer user, it also entails greater time and expense by making it necessary to be constantly obtaining new historical data as old contracts expire. ये थोड़ा आप रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि अब तो बहुत फिंगर टिप्स में चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, राइट। दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट difference between stock and futures. All futures are traded on margin, which is usually less than 10% of the value of the contract. ठीक है, तो आपने देखा होगा ना फ्यूचर्स में क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्यों फ्यूचर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके अपने अपने कुछ फ़ायदे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप 10,000 रुपये की चीज़ खरीदनी चाहते हो, तो अगर आपके पास 1,000 रुपये तो भी वो पॉसिबल होता है फ्यूचर में, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग में ये पॉसिबल है। यहाँ पे लेस देन, देखो वही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि लेस देन 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में भी आप बाई कर सकते हो। मार्जिन यहाँ पे अच्छा मिलता है आपको, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है एक्सपायरी के कारण, और वोलेटिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाती है। तो अलग अलग फैक्टर हैं जिसके कारण वोलेटिलिटी होती है, और जो क्विक मनी वाला जनरल वो है ना आइडिया लोगों के दिमाग में, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ दीज लो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ट्रिमेंडस लेवरेज। Relatively small prices move in either direction tend to become magnified in their impact on overall trading results. For this reason, it is possible to make or lose large sum of money very quickly in future. देखो इसीलिए जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लेटेस्ट डेटा भी
जो रिलीज होता है, या बार बार इसके बारे में बोला जाता है कि 9 out of 10 फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स आर इन ओवरऑल लॉस। रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे कम मनी में ज़्यादा आप ज़्यादा प्राइस की चीज़ें खरीद सकते हो, तो उसके कारण जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो वो ज़्यादा मनी आप लूज भी कर सकते हो, और डिसीजन आपने बहुत जल्दी बनाना होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लोगों के लूज करने की प्रोबेबिलिटी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, बिकॉज अ ट्रेडर पुट्स अप ओनली 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज मार्जिन, then a 10% move in either direction will either double the trader's money or wipe it out। देखो 10% से लिया हुआ है आपने ट्रेड, अब मान लो 10% वो ऊपर चले गया, तो आपकी जो मनी है वो डबल हो जाएगी। जैसे मान लो आपने 100 रुपये दे के 1000 रुपये की चीज़ खरीद ली, 10,000 टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, 100 रुपये देके आपने 10,000 रुपये की चीज़ खरीद ली। अब वो 10,000 से अगर वैल्यू बढ़ के 10,000 और बढ़ जाए, तो जो आपका प्राइमरी सम था वो 20,000 हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट आ जाए और सिर्फ 10% नीचे आपके अगेंस्ट मूव करेगा, तो वो जो आपका 10,000 मनी था वो भी सीधे बहुत जल्दी उड़ जाएगा। यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है, राइट। देन अ 10% मूव इन ईदर डायरेक्शन विल ईदर डबल द ट्रेडर्स मनी और वाइप इट आउट बाय मैग्नीफाइंग द इम्पैक्ट of even minor market moves. The high leverage factor sometimes makes the future market seems more volatile than they actually are। और इसीलिए जो फ्यूचर्स मार्केट होता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा वॉलेटाइल लगते हैं, जितने वो एक्चुअल में वॉलेटाइल नहीं है उससे भी ज़्यादा। ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटे से मूव के कारण ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है आप पे। ठीक है, आई होप ये आपको एग्जाम्पल से भी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया या कुछ कहीं पे डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल cater it। Okay, when someone says for example that he or she was wiped out in the future markets, remember that he or she only committed 10% in the first place। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि अगर हमने हमारा जो वाइप आउट हो गया कंप्लीटली, या हमारा अकाउंट पूरा वाइप्ड आउट हो गया, तो उसका मतलब उन्होंने लगाया ही 10% था, और वो 10% भी चले गया है। Right. From the standpoint of technical analysis, the high leverage factor makes timing in the future market much more crucial than it is in stocks। अब ये बहुत ही ब्रॉडर डिफरेंस है स्टॉक में ट्रेडिंग करने का, और जो आपका फाइनेंशियल मार्केट या फ्यूचर में जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें। फ्यूचर मार्केट में या ऑप्शन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए टाइम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कितनी ज़्यादा आपकी जल्दी डिसीजन मेकिंग है, स्पेशली जब आप एक लूजिंग पोजीशन में हो। विनिंग पोजीशन में तो फिर भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हो रिस्क, क्योंकि विनिंग पोजीशन में है तो हो सकता है कि आपके प्रॉफिट कंपेरेटिवली कम बने, विच इज़ कंप्लीटली फाइन इन द स्टार्टिंग स्टेज। बट जब आप एक लूजिंग पोजीशन में होते हो, जब आपके सामने सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने बहुत जल्दी से एक्शन लेना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप सोचते रहे और वो मार्केट आपके अगेंस्ट थोड़ा सा भी मूव करेगा, तो आपका एक बड़ा सम लेके जा सकता है वो, राइट। तो टाइमिंग बहुत क्रूशियल होती है फ्यूचर मार्केट में, अगर आप स्टॉक मार्केट से कंपेयर करो तो, राइट। द करेक्ट टाइमिंग ऑफ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट is crucial in future trading and much more difficult and frustrating than market analysis। Largely for this reason, technical trading skills become indispensable to a successful future trading program। राइट, इसलिए जो फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टाइम फ्रेम इज मच शॉर्टर बिकॉज ऑफ द हाई लेवरेज फैक्टर एंड द नीड फॉर क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ मार्केट पोजिशन। द टाइम होराइजन of the commodity trader is much shorter of necessity। Stock market technicians tend to look more at the longer range picture and talk in time frames that are beyond the concern of the average commodity trader। Stock technician may talk about where the market will be in 3 or 6 months. Future traders want to know where prices will be in next week, tomorrow, or maybe even after this afternoon, even later this afternoon। एंड अभी अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जाओगे तो इवन नेक्स्ट 1 मिनट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो स्टॉक मार्केट में है, कमोडिटी मार्केट में है, वो बड़े टाइम फ्रेम में सोचते हैं, 3 मंथ 6 मंथ ऐसे करके यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, और फ्यूचर ट्रेडर्स को छोटे टाइम फ्रेम में कि नेक्स्ट वीक क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट मिनट क्या होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट सेकंड क्या होगा, राइट, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि शॉर्टर टाइम आपकी शॉर्ट टर्म टाइमिंग टूल्स आप यूज कर रहे हो। वन एग्जांपल इज द मूविंग एवरेज। द मोस्ट कॉमनली वॉच्ड एवरेजेस इन स्टॉक्स आर 50 एंड 200 डेज। ठीक है, जो एवरेज आपके स्टॉक में यूज करे जाते हैं 50 एंड 200 डेज के देखे जाते हैं, लास्ट 50 या लास्ट 200 दिन में कैसा मार्केट ने या उस पर्टिकुलर स्टॉक ने परफॉर्म किया है। Most moving averages are under 40 days। A popular moving average combination in future, for example, is 4, 9 and 18 days। फ्यूचर में देख रहे हो आप कितना छोटा टाइम फ्रेम को यूज किया जा रहा है, 4, 9, 18। और वहाँ पे कमोडिटी में या फिर
आप बोल सकते हो कि स्टॉक मार्केट में बड़े मूविंग एवरेज को लिया जाता है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाता है कि प्राइस कैसा मूव कर रहा है. Greater reliance on timing. Timing is everything in futures trading, and it makes a lot of sense because I have been through this, right? तो मैं आपको यहाँ पे I can be a living proof to all of you that timing is everything in futures trading. Timing, right time पे right decision can make you a lot of money and can make you lose a lot of money as well, right? Determining the correct direction of the market only solves a portion of the trading problem. अगर आप आइडेंटिफाई कर भी ले रहे हो बहुत इजीली कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा, वो आप एक बहुत छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो. क्योंकि अगर आपकी टाइमिंग की एंट्री पॉइंट ऑफ है तो आप बहुत सारे रुपए लूज कर सकते हो, इवन दो अगर आपको डायरेक्शन पता है. जैसे आपने आजकल जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है तो मार्केट जनरली ट्रेंड ये है कि इंडियन मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है. मैंने एक अपनी वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी जो आई थिंक 5 जनवरी को अपने ऑल टाइम हाई पे था 26,358 पे, वो कुछ दिन पहले ही लगभग 4,000 पॉइंट नीचे गिर गया था. 4,000 पॉइंट अपने ऑल टाइम हाई से 4,000 पॉइंट 2.5 महीने के अंदर वो नीचे गिर गया है. क्योंकि आजकल जियो पॉलिटिकल टेंशन ऐसी चल रही है, ईरान इसराइल और यूएस के बीच में जो वॉर लाइक सिचुएशन है. वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट, राइट? इफ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट आई कैन डू दैट एज वेल. ओके, सो यहाँ पे मैं ये बताने का मेरा मेन मतलब था कि मान लो आजकल हमें पता है कि मार्केट जनरली नीचे की तरफ ही जा रहा है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए, पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, तभी मार्केट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है. जनरल ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा है. तो मान लो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप ट्रेडिंग करने बैठे, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा. फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट से वो नीचे की तरफ जाएगा. आपकी करेक्ट एंट्री करेक्ट एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्योंकि अगेन मार्केट कभी भी ऐसे स्टीप तरीके से नीचे नहीं जाएगा. तो थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर हल्का ऊपर आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर हल्का ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा. तो ओवरऑल ट्रेंड तो नीचे की तरफ ही है, बट वो बीच में जो हिकअप्स है ना, वो आपको जो आपके सेंटिमेंट्स है उसको बहुत अफेक्ट कर सकते हैं. और बाद में एनालाइज करना बहुत इजी लगता है, बट आप जब इन द ट्रेड होते हो ना, जब आप ट्रेडिंग पोजीशन आपकी चल रही होती है, उस टाइम पे अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है. क्योंकि आपका लॉस बढ़ रहा होता है. जल्दी काटोगे तो बेनिफिशियल है, क्योंकि बाद में भी आपने ट्रेडिंग करनी है रिमेनिंग मनी से, राइट? सो दैट इज हाउ इम्पॉर्टेंट pinpoint entry and pinpoint exit plays in trading environment, especially in future and option. If the timing of the entry point is off by a day or sometimes even minutes, it can mean the difference between a winner or a loser. it's a bad it's bad enough to be on the wrong side of the market and lose money. Being on the right side of the market and still losing money is one of the most frustrating and unnerving aspect of futures trading, राइट? फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा भी हो सकता है कि आप करेक्ट डायरेक्शन में हो, फिर भी आप मनी लूज कर रहे हो. जैसे आपको पता है कि मार्केट नीचे को जाएगा, फिर भी आप मनी लूज कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी गलत एंट्री और एग्जिट के कारण. इट गोज विदाउट सेइंग दैट टाइमिंग इज ऑलमोस्ट प्योरली टेक्निकल इन नेचर बिकॉज द फंडामेंटल रियरली चेंजेस ऑन अ डे टू डे बेसिस. ठीक है, जो टाइमिंग फैक्टर है वो आपका टेक्निकल एनालिसिस में आएगा और फंडामेंटल में नहीं आएगा. ऑलराइट, less reliance on market average and indicators. Stock market analysis is based heavily on the movement of broad market averages such as Dow Jones Industrial Average or the S&P 500. In addition, technical ये यूएस के मार्केट है, ठीक है? तो जैसे इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स है, ये वैसे ही डाउ जोन्स वहाँ का है. Alright, such as the Dow Jones Industrial Average or the S&P 500. In addition, technical indicators that measures the strength or weaknesses of the broader market like the NYSE advanced decline line or the new highs new lows list are heavily employed. While commodity markets can be tracked using measures like the Commodity Research Bureau Futures Price Index, less emphasis is placed on the broader market approach. Commodity market analysis concentrates more on individual market action. That being the case, technical indicators that measure broader commodity trends aren't used much. With only about 20 or so active commodity markets, there isn't much need. So basically ये बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में या जो आपका कमोडिटी मार्केट में है वहाँ पे जो एवरेज और इंडिकेटर होती है उसकी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, right? Specific technical tools. While most of the technical tools originally developed in the stock market have some application in commodity markets, they are not used in the exact same way. For example, chart patterns in future often tend not to form as fully as they do in stocks. ठीक है? Future traders rely more heavily on shorter term indicators that emphasize more precise trading signals, राइट? तो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर पे ज़्यादा रिलाई करते हैं फ्यूचर ट्रेडर्स, क्योंकि उनको
प्रिसाइज ट्रेडिंग सिग्नल्स चाहिए होते हैं कि कहाँ से उनको पिन पॉइंट एंट्री लेनी है, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमने समझा ना एंट्री और एग्जिट कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसीलिए हमको शॉर्ट टर्म के इंडिकेटर की हेल्प चाहिए होती है जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे ट्रेडिंग करते हैं। दीज पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस and many others are discussed later in this book. Finally, there is another area of major difference between stock and futures. Technical analysis in stocks relies much more heavily on the use of sentiment indicators and flow of funds analysis. Okay, sentiment indicators monitor the performance of different groups such as odd lotters, mutual funds, and floor specialists. Enormous importance is placed on sentiment indicators that measure the overall market bullishness and bearishness on the theory that the majority opinion is usually wrong. Flow of funds analysis refers to the cash position of different groups, such as mutual funds or large institutional accounts. The thinking here is that the larger the cash position, the more funds that are available for stock purchases. ठीक है, तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश की गई है कि सेंटिमेंट इंडिकेटर मॉनिटर क्यों किए जाते हैं और क्या रीजन होता है उसके पीछे। ऑलराइट, technical analysis in the future market is much purer form of price analysis, while contrary opinion theory is also used to some extent. Much more emphasis is placed on basic trend analysis and the application of traditional technical indicators. Some criticism of the technical approach. अभी तक हमने समझा कि टेक्निकल अप्रोच या टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, वो कैसे फंडामेंटल एनालिसिस से बेटर है, किस मार्केट में उसकी ज़्यादा वैल्यू है, फ्यूचर्स में क्यों इसका रोल ज़्यादा हो जाता है, कहाँ पे इसका रोल कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। अब हम कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में समझेंगे टेक्निकल अप्रोच के। देखो, बुक का नाम ही है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, तो कंप्लीटली हम जो टेक्निकलिटीज है मार्केट की वो समझ रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैसे काम करता है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पहला चैप्टर कंपैरेटिवली वो इंट्रोडक्शन चैप्टर के तौर पे आप देख सकते हो। ठीक है, अ फ्यू क्वेश्चंस जनरली क्रॉप अप इन एनी डिस्कशन ऑफ द technical approach. One of these concern is the self-fulfilling prophecy. Another is the question of whether or not past price data can really be used to forecast future price direction. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, these concern is the self-fulfilling prophecy. Another is the question of whether or not past price data can really be used to forecast future price action. जो डेटा होता है ना, पास्ट डेटा, जैसे आप चार्ट देख रहे हो तो उसका पास्ट डेटा, क्या हम उस पर रियली रिलाई कर सकते हैं फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए, या जो भी टेक्निकल डेटा होता है क्या उसके हम पास्ट को देख के फ्यूचर को फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना रिलाई हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में तो आप मार्केट को पूरा अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, उसके बेसिक सारी चीज़ें देख रहे हो, तब आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो। उसके अपने लिमिटेशन है, वो हमने समझ लिए, बट वहाँ पे आप एक कंपेरेटिव लॉजिक के साथ जा रहे हो। लॉजिक यहाँ भी है ऑब्वियसली, बट वहाँ पे स्ट्रॉन्गर लॉजिक है फंडामेंटल एनालिसिस में, राइट। यहाँ पे जो आपकी ट्रेडिंग अप्रोच है, अगर वो टेक्निकल है तो उसके भी प्रोज हैं, बट क्रिटिसिज्म के तौर पे क्यों इसको ऐसा बोला जाता है हम समझते हैं। देखो, द क्रिटिक यूजुअली सेज समथिंग लाइक चार्ट्स टेल अस वेयर द मार्केट हैज बीन बट कांट टेल अस वेयर इट इज गोइंग। जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि चार्ट ये तो बता सकता है कि मार्केट कहाँ से होके आया है, बट ये नहीं बता सकता कहाँ वो जा रहा है। वही तो हमारा मेन पर्पज है ना, कि कहाँ मार्केट जा रहा है, वही तो हमने प्रेडिक्ट करना है। अगर हम सही डायरेक्शन में होंगे तभी तो हमारे रुपए बनेंगे ना। फॉर द मोमेंट लेट्स विल पुट असाइड द ऑब्वियस आंसर दैट अ चार्ट वोंट टेल यू एनीथिंग इफ यू डोंट नो हाउ टू रीड इट। ये एक ऑब्वियस आंसर है कि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि चार्ट बता कैसे रहा है, कैसे आपने समझना है उसको, तो वो ऑब्वियसली आपको बेनिफिशियल नहीं लगेगा। द रैंडम वॉक थ्योरी क्वेश्चंस वेदर प्राइसेस trend at all and doubts that any forecasting technique can beat a simple buy and hold strategy. These questions deserve a response. ठीक है, तो एक एक करके हम इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ऑलराइट, ओके, कुछ हम कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो हो गई है 24-25 मिनट। तो ये वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, द self fulfilling prophecy. The question of whether there is a self fulfilling prophecy at work seems to be bother most people because it is raised so often. It is certainly a valid concern but of much less importance than most people realize. Perhaps the best way to address this question is to quote from a text that discuss some of the disadvantages of using chart patterns. The use of most chart patterns has been widely publicized in the last several years. Many traders are quite familiar with these patterns and often act on them in concert.
This creates a self-fulfilling prophecy as waves of buying or selling are created in response to bullish or bearish patterns. ठीक है, तो इसीलिए इसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बोला गया है. ऑलराइट. Chart patterns are almost completely subjective. No study has yet succeeded in mathematical quantifying any of them. They are literally in the mind of the beholder. All right. ठीक है. तो यहाँ पे मैथमेटिकली हम बैक नहीं कर सकते चार्ट पैटर्न्स को, ये बताया गया है. क्योंकि वो यही तो दिखा रहे हैं कि उस टाइम पे, यानी कि प्रीवियस डेटा अगर हम देख रहे हैं एक चार्ट पैटर्न का, तो हमको यही तो पता चल रहा है कि उस टाइम पे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या सोचा और उन्होंने प्राइस को कैसे मूव कराया, और उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है. राइट. These two criticisms contradict one another, and the second point actually cancels out the first. If chart patterns are completely subjective and in the mind of the beholder, then it is hard to imagine how everyone could see the same thing at the same time. राइट. अगर ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव है तो कैसे सब लोग सेम चार्ट को देख के सेम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं. राइट. तो दैट मीन्स इट इज नॉट कंप्लीटली सब्जेक्टिव, इट इज प्रोवाइडिंग यू सम इंफॉर्मेशन. ऑलराइट. Which is the basis of self-fulfilling prophecy. Critics of charting can't have it both ways. They can't, on the one hand, criticize charting for being so objective and obvious that everyone will act in the same way. At the same time, देखो एक तरफ जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि चार्ट को देख के सब लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और एक ही तरफ का मूव बनेगा. यही तो बोलना चाह रहे हैं कि पहले जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है वो यही बोल रही है. दूसरे में बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते हैं मार्केट को. तो सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट है. राइट. और वही यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो पहला पॉइंट तो हमने जो है उसको थोड़ा साइड रखा, सेकंड पॉइंट को हमने क्लियर आउट कर लिया कि ऐसा नहीं होता है. राइट. क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि कंप्लीटली सब्जेक्टिव नहीं है. जैसे मान लो मैं भी एक चार्ट को देख रहा हूँ और आप भी एक चार्ट को देख रहे हो सेम टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग सेम ही चीज उससे एनालाइज कर सकते हैं. राइट. क्योंकि उसमें सेम ही ग्रीन कैंडल होगी, सेम ही रेड कैंडल होगी, तो कंप्लीटली सब्जेक्टिव तो नहीं है. राइट. इट इज नॉट इन द माइंड ऑफ बी होल्डर, इट इज द डेटा प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू. एंड वाई इट इज नॉट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, लेट्स अंडरस्टैंड इट. Okay, they can't, on the one hand, criticize charting for being so objective and obvious that everyone will act in the same way at the same time, thereby causing the price pattern to be fulfilled. And then also criticize charting for being too subjective. The truth of the matter is that charting is very subjective. चार्ट रीडिंग इज एन आर्ट. ठीक है. चार्ट रीडिंग क्या होती है? एक आर्ट होती है और बहुत सब्जेक्टिव होती है नेचर में. सेम कैंडल को देख के आप कुछ और सोच सकते हो कि यहाँ पे बायर्स एंटर हुए. सेम कैंडल को देख के दूसरा बंदा जो एनालाइज कर रहा है वो ऐसा सोच सकता है कि इवन तो यहाँ पे बाइंग आई है बट बायर्स उतने स्ट्रांगली नहीं आए हैं, तो यहाँ से फॉल भी हो सकता है, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है. ऑलराइट. सो चार्ट रीडिंग इज एन आर्ट. Possibly the word skill would be more to the point. Chart patterns are seldom so clear that even experienced chartist always agrees on their interpretation. बहुत रैंडम होते हैं, इसलिए जो एक्सपीरियंस चार्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना टाइम एंड एक्सपीरियंस दिया हुआ है यहाँ पे, वो भी बहुत कम टाइम पे ही सेम अग्रीमेंट पे आते हैं. राइट. ऐसा नहीं कि वो हर बार सेम एग्रीमेंट पे होते हैं. राइट. देर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ डाउट एंड डिसअग्रीमेंट. As this book demonstrates, there are many different approaches to technical analysis that often disagree with one another. Even if most technicians did agree on a market forecast, they would not all necessarily enter the market at the same time and in the same way. Some would try to anticipate the chart signal and enter the market early. Others would buy the breakout from a given pattern or indicator. देखो सेम मार्केट है बट कोई ऐसा नहीं है कि सब ट्रेडर्स एक ही जगह पे एंट्री बनाते हैं. कोई ब्रेकआउट के लिए रुका हो सकता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा. कोई अपने इंडिकेटर के बेसिस पे एंट्री बना सकता है. तो सबकी अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है. राइट. स्टिल अदर्स वुड वेट फॉर द पुल बैक. कोई पुल बैक के लिए वेट कर सकता है आफ्टर द ब्रेकआउट बिफोर टेकिंग एक्शन. सम ट्रेडर्स आर अग्रेसिव, others are conservative. Some use stops to enter the market while others like to use market orders और रेस्टिंग लिमिट ऑर्डर्स. कुछ स्टॉप लॉस लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं. सम आर ट्रेडिंग फॉर द लॉन्ग पुल वाइल अदर्स आर डे ट्रेडिंग. देखो यहाँ पे रैंडमनेस बताना चाह रहे हैं ऑथर कि कुछ ट्रेडर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करते हैं, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं. सम आर ट्रेडिंग फॉर द लॉन्ग पुल वाइल अदर्स आर डे ट्रेडिंग. देयरफॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल टेक्नीशियंस एक्टिंग एट द सेम टाइम एंड इन द सेम वे इज एक्चुअली क्वाइट रिमोट. तो ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, उसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं. क्योंकि इवन दो डेटा सेम है फिर भी हम सेम चीज नहीं कर रहे हैं. सब लोग सेम टाइम पे नहीं एंटर कर रहे हैं क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग जगह पे
अलग अलग रीजन से एंट्री बनाता है। कोई पुल आउट का वेट करता है, कोई पुल बैक, सॉरी, कोई पुल बैक का वेट करता है, कोई ब्रेक आउट का वेट करता है, राइट? सो या, that's the reason. Even if the self-fulfilling prophecy were of major concern, it would probably be self-correcting in nature. In other words, traders would rely heavily on charts until their concerned action started to affect or distort the markets. One trader, Once traders realized this was happening, they would either stop using the charts or adjust their trading tactics. For example, they would either try to act before the crowd or wait longer for greater confirmation. So even if the self-fulfilling prophecy did become a problem over the near term, it would tend to correct itself. It must be kept in mind that bull and bear markets only occur and are maintained when they are justified by the law of supply and demand. बेसिक रूल तो वही है ना, सप्लाई एंड डिमांड का ही है. Technician could not possibly cause a major market move just by the sheer power of their buying and selling. If this were the case, technicians would all become wealthy very quickly. But ऐसा नहीं होता है. Of much more concern than the chart is tremendous growth in the use of computerized technical trading systems. All right. Trading systems in the future market. These systems are mainly trend following in nature, which means that they are all programmed to identify and trade major trends. With the growth in professionally managed money in the trade futures industry and the proliferation of multi-million dollar public and private funds, most of which are using these technical systems, tremendous concentration of money are chasing only a handful of existing trends. Because the universe of future market is still quite small, the potential for these systems distorting short-term price action is growing. However, even in cases where distortion do occur, they are generally short-term in nature and do not cause major moves. Here again, even the problem of concentrated sums of money using technical system is probably self-correcting. If all of the system started doing the same thing at the same time, traders would make adjustment by making their systems either more or less sensitive. The self-fulfilling prophecy is generally listed as a criticism of charting. It might be more appropriate to label it as a compliment. After all, for any forecasting technique to become so popular that it begins to influence our events, it would have to be pretty good. We can only speculate as to why this concern is seldom raised regarding the use of fundamental analysis. राइट, तो यहाँ पे वही जो मिथ है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, उसको बर्स्ट करने की कोशिश की ऑथर ने अलग अलग रीजन देके. ठीक है, तो ऐसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी नहीं होती है. यानी कि सब लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे सेम डायरेक्शन पे सेम टाइम पे मूव नहीं करते हैं, वही यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, कैन द पास्ट बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर? Okay, so today we understood about technical analysis in a little bit more detail, and we'll continue this in the next video. All right, and one very important question, एक बहुत interesting question आप लोग क्ले कमेंट में वेट कर रहे हैं. कुछ भी आपके सजेशन है आप वो भी कमेंट में दे सकते हो. एंड एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू टेल मी, that also you can tell me in the comment section. And make sure that you are liking the video, sharing it, and subscribing to the channel so that we can all grow together. All right, so have a great day ahead, have a great night ahead, whatever time, like जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बेसिस पे you can choose either one. Okay, so thank you so much universe, thank you so much Radharan ji, have fun, peace out.